हिमालय की बात की, आज अपन बात करने वाले हैं महान हिमालय। साथियों देखिएगा, महान जो हिमालय है ये क्या है, ये मूल जो हिमालय है उसका सबसे पहले बना हुआ भाग है। अपन ने जाना था कि ट्रांस हिमालय कौन से काल में बना, फिर महान बना, फिर मध्य बना, उसके बाद में आज अपन जिस हिमालय की चर्चा करने वाले हैं वो हिमालय महान है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि महान हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है। अपन यूं कहें कि अपन इसको महान हिमालय भी कह सकते हैं, महान हिमालय का ही दूसरा नाम क्या आता है, तो अपना उत्तर आएगा महान हिमालय को ही कहा जाता है आंतरिक हिमालय। महान हिमालय को क्या कहा जाता है, महान हिमालय को वृत्त हिमालय भी कह सकते हैं। इसी हिमालय का जो नाम आता है वो आता है आंतरिक हिमालय। महान हिमालय का ही नाम क्या आता है, आंतरिक हिमालय। इसी हिमालय को अपन कहते हैं सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय भी। इसी हिमालय को कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी। यानी महान हिमालय कह दो, वृत्त हिमालय कह दो, आंतरिक हिमालय कह दो, सर्वोच्च हिमालय कह दो या फिर ग्रेटर हिमालय कह दो, ये एक ही है, अलग नहीं है। अब बात ये आती है कि ये जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय जिसे अपन कह रहे हैं, इसमें क्या विशेष बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि विश्व के सबसे ऊंचे और दुर्गम जो पर्वत है उन पर्वतों में इसका नाम आता है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये सबसे ऊंची सबसे सबसे ऊंची एवं दुर्गम श्रेणी है। सबसे ऊंची एवं दुर्गम श्रेणी है। कौन है सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी, तो अपना उत्तर आएगा सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी ये कौन सी है, महान। अब बात करते हैं ऊंची है और दुर्गम है तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है। देखिएगा, अपन ने सामान्य रूप से हिमालय की एवरेज हाइट है वो बड़ी है कितनी, 6100 मीटर बड़ी है, तो वो सेम ही एवरेज हाइट है वो इसकी आएगी। यानी अगर ऊंची है तो यहां पर हम बात करते हैं कि इस वाले हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है। यानी महान हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो है 6000 मीटर से लेकर कितने मीटर तक, 6100 मीटर तक ये इसकी एवरेज हाइट है, ऊंचाई है। अब ये ऊंचाई आने का मतलब आप एक बात और समझ सकते हैं, विश्व की तमाम ऊंची चोटियां जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो कौन से हिमालय में है, तो अपना उत्तर बनेगा वो महान हिमालय का। आपसे प्रश्न ये बन गया है कि भारत के हिमालय के तीन भाग हैं, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय आएगा, फिर शिवालिक आएगा। इनमें सबसे ज्यादा जो अपन कहें कि भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील हिमालय है वो कौन सा है, तो अपना उत्तर क्या आएगा, महान। महान हिमालय भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील हिमालय है। यानी आज भी यहाँ पर भूकंप आते हैं, यहाँ पर भूस्खलन होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, महान, मध्य, शिवालिक, इनमें मध्य हिमालय थोड़ा सा निष्क्रिय है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेट विवर्तन की दृष्टि से, प्लेट टेक्टोनिक दृष्टि से हिमालय का कौन सा भाग सक्रिय है, तो आपका उत्तर बनेगा प्लेट टेक्टोनिक दृष्टि से हिमालय का जो महान हिमालय वाला भाग है ये थोड़ा सक्रिय भाग है। जबकि बात करते हैं मध्य हिमालय, ये निष्क्रिय भाग है, वहां पर किसी प्रकार की कोई क्रियाएं देखने को नहीं मिलती है। जबकि बात करते हैं महान हिमालय में ये क्रियाएं देखने को मिलती है। इसके बाद प्रश्न बनेगा ये जो महान हिमालय वाला भाग है इसके बने औसतन ऊंचाई देखी। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं, महान जो हिमालय है इस हिमालय की जो लंबाई है ये कितनी है, ये लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कितनी है इसकी, 2400 किलोमीटर। और बात करते हैं इस लंबाई के बाद में इस वाले हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो साथियों जरा गौर करना, चौड़ाई में सेम ही आंकड़ा आ जाना है। इसकी जो चौड़ाई है वो आपका 150 किलोमीटर, 160 भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक वो इसकी क्या है, औसतन चौड़ाई है। औसतन ऊंचाई लगभग 6100 मीटर। बात करते हैं लंबाई की तो 2400 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करते हैं 150 60 से 400 किलोमीटर तक इसकी एवरेज आपकी चौड़ाई। अब बात ये आती है कि ये विश्व की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है, चलो अपन मानते हैं इस बात को, लेकिन अब प्रश्न बनेगा कि इसके अंदर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, अब वो अपने कौन सी हैं। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर कंचनजंगा पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका मसालू पढ़ेंगे, मकालू पढ़ेंगे, धौलागिरी पढ़ेंगे, अन्नपूर्णा पढ़ेंगे, नगा पर्वत पढ़ेंगे, नंदा पर्वत पढ़ेंगे। यानी ये तमाम जो चोटियां हैं ये कौन से हिमालय में आती हैं, ये महान हिमालय के अंदर ये आती है। अब हिमालय का जो निर्माण है ये अपन कहें कि एक प्रकार से समानांतर रूप में वलय क्रम में हुआ है, और समानांतर रूप में जो वलयों की रचना हुई उन वलयों में सबसे पहले जो वलय बना वो कौन सा बना, महान हिमालय बना। यानी अपन कह सकते हैं कि हिमालय की रचना समानांतर वलयों में हुई है। मैं यहाँ लिख दूं, हिमालय की रचना समानांतर वलीय श्रेणी में हुई है, समानांतर वलीय श्रेणी में हुई, समानांतर वलीय श्रेणी में हुई, जिसमें सर्वप्रथम मध्य हिमालय। यानी सबसे पहले इसमें जो हिमालय बनता है वो हिमालय कौन सा बनता है, तो अपना उत्तर आ जाएगा सबसे पहले जो इसमें हिमालय बनता है वो मध्य हिमालय। यानी अपन यूं कह रहे हैं कि हिमालय की जो रचना है ये किसमें हुई, तो अपन ने कहा कि हिमालय की रचना ये एक समानांतर वलीय श्रेणी में होती है, और इनमें जो सबसे पहले बनता है वो हिमालय कौन सा बनता है, तो अपना उत्तर आएगा मध्य हिमालय। अब नेक्स्ट बात आती है कि हिमालय अपने आप के अंदर कैसी श्रृंखला है, तो अपना उत्तर आएगा हिमालय सतत पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है ये कैसा है, तो अपन कहेंगे हिमालय सतत पर्वत श्रृंखला है। हिमालय सतत, हिमालय में भी कौन सा हिमालय, वृत्त हिमालय। हिमालय में भी कौन सा हिमालय, तो अपन वृत्त हिमालय की बात करते हैं। वृत्त हिमालय का विस्तार सतत रूप में है। यानी वृत्त जो हिमालय है इसका विस्तार कैसे रूप में है, तो अपना उत्तर आएगा वृत्त हिमालय का जो विस्तार है ये सतत रूप के अंदर है। ये बिल्कुल एक सही क्रम के अंदर फैला हुआ है, विभंगित पर्वत नहीं है। इसके बाद अपन कह सकते हैं इसका विस्तार है कहां से कहां, तो अपन कहेंगे नगा पर्वत से लेकर इसका विस्तार कहां तक है, नामचा बरवा पर्वत तक है। नगा पर्वत से लेकर नामचा जो बरवा पर्वत है यहां तक इसका विस्तार आ जाता है, इसका वृत्त हिमालय नामचा बरवा तक। अब बात आती है यदि अपन ने पढ़ा इसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें हैं, तो साथियों जरा गौर करना, इसके अंदर ग्रेनाइट है, इसके अंदर सिस्ट है, इसके अंदर निस है एवं आर्कियन क्रम की चट्टानें इसमें पाई जाती है। इन सबके अलावा इसमें एक क्रम और पाया जाता है, कौन सा क्रम, आर्कियन चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानों की उपलब्धता, आर्कियन चट्टानों की अधिकता उपलब्धता। इसके बाद एक बात अभी मैंने आपको बताई, इसमें क्या है, इसमें भूकंप ज्यादा आते हैं, इसके अंदर भूसंकलन ज्यादा होते हैं, मतलब प्लेट विवर्तन की दृष्टि से ये वाला जो भाग है ये क्या है, अभी भी सक्रिय है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तन की दृष्टि से नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि प्लेट विवर्तन की दृष्टि से सक्रिय भाग। और जब प्लेट विवर्तन की दृष्टि से सक्रिय है तब यहां पर क्या होगा, इसका मतलब यहां हलचल हो रही है, और हलचल होने का मतलब इसीलिए जो महान हिमालय है इसमें भूकंप और भूसंकलन है ये ज्यादा होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप एक नोट लिख सकते हैं, जब सक्रिय है ही इसका मतलब यहाँ क्या है, जब ये सक्रिय है तो भूकंप कौन सी दृष्टि से, भूकंप एवं भूसंकलन की दृष्टि से। यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं भूकंप व भूसंकलन की दृष्टि से थोड़ा सा क्या है, दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। भूकंप और भूसंकलन की दृष्टि से ये कैसा क्षेत्र है, तो अपन कहेंगे संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसी दृष्टि से भूकंप और भूसंकलन की दृष्टि से। प्लेट विवर्तन की दृष्टि से सक्रिय भाग, जब प्लेट विवर्तन की रूप से सक्रिय है तो यहाँ पर भूकंप भी आएंगे और यहाँ पर भूसंकलन भी होगा, ये बात भी आपको याद यहाँ रखें। अब बात आती है जब अपन प्लेट विवर्तन की बात करी तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जो अपना अपक्ष है वो भी होगा, यहाँ पर अपर्दन भी होगा, लेकिन अपर्दन ज्यादा होगा या कम होगा वो देखेंगे।
याद रखिएगा, यहां पर अपक्षय है, ये कौन सा अपक्षय? अपक्षय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक अपक्षय, एक होता है रासायनिक अपक्षय। ये क्रम से बन रही है आरबीसी के लेवल की टर्म्स, ठीक है। यानी सामान्य प्रश्न सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये तो अपन ने रट्टा लगा रखा है, माउंट एवरेस्ट है। चोटियों में पूछेगा तो क्रम पूछेगा, दाएं से बाएं पूछ सकता है, बाएं से दाएं पूछ सकता है, ऊंचाई के आधार पर क्रम पूछ सकता है, या फिर हिमालय के अंदर तो इतनी सारी बातें हैं, तो कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें कि प्लेट विवर्तन की दृष्टि से ये कैसा भाग है, तो अपना उत्तर आएगा प्लेट विवर्तन की दृष्टि से सक्रिय भाग है। इसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं और बात करेंगे कि हिमालय के अंदर कौन कौन सी चोटियां वगैरह आ जाती हैं। तो साथियों अपने बात करते हैं कि ये निर्माण क्रम इसका भी जारी, आप एक चीज और लिख सकते हैं कि इस हिमालय का, कौन सा हिमालय का, इस हिमालय का, इस हिमालय का, इस हिमालय का निर्माण अभी जारी। अब इसके बाद फिर आइए कि अपन लोग पढ़ते हैं कि फोल्डिंग होती है, तो महान जो हिमालय है इसमें फोल्डिंग सममित है या असममित है? प्रश्न बन सकता है कि इसमें महान हिमालय में जो फोल्डिंग का काम हुआ वो कैसा है, सममित है या फिर असममित है? यहां पर वर्षा कम होती है या ज्यादा होती है? भाई हिमालय तो है, ग्लेशियर तो बड़े बड़े हैं, लेकिन यहां वर्षा कम होती है या ज्यादा होती है? तो आप एक चीज और लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? महान हिमालय में, कौन से हिमालय में? महान हिमालय में, महान हिमालय, महान हिमालय में वलन की प्रकृति असममित है। ये एक विशेष तथ्य आपको लिख लेना है, वलन की प्रकृति कैसी है? असममित है, असममित वलन है। ये तब समझ में आएगा जब अपन पढ़ेंगे, कौन सा भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, वहां पर अपन वलन की बात करेंगे, वहां पर अपन वलय की बात करेंगे। तो हिमालय के अंदर जो वलन की प्रकृति कैसी है। इसके बाद में आप महान हिमालय लिखेंगे, महान हिमालय में, महान हिमालय में, महान हिमालय में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, महान हिमालय में वर्षा अपेक्षाकृत कम। अब जब वर्षा कम होती तो रासायनिक अपक्षय के लिए तो पानी चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। याद रखेंगे यहां पर रासायनिक अपक्षय नहीं होंगे तो क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं यहां भौतिक अपक्षय की अधिकता, भौतिक अपक्षय की अधिकता है। इस वाले हिमालय में भौतिक अपक्षय की अधिकता है, यानी टूट फूट बहुत ज्यादा होती है चट्टानों में, लेकिन वो टूट फूट जो है वो रासायनिक रूप में नहीं होती, वो भौतिक। अगली बात आप यहां लिख सकते हैं भौतिक अपक्षय की जो अधिकता है, लेकिन अपेक्षाकृत अपरदन का स्तर कम है। अपेक्षाकृत अपरदन का जो स्तर है, अपेक्षाकृत अपरदन का स्तर, अपरदन का स्तर है वो क्या है? अपेक्षाकृत अपरदन का स्तर ये कम है। ये क्या है? इसके बाद बात बनती है कि इस वाले हिमालय के अंदर, इस वाले हिमालय में सर्वोच्च चोटियां हैं और उन चोटियों में एक एक चोटी के पर चर्चा करें। सबसे पहले आती है माउंट। महान हिमालय में क्या है? महान हिमालय में यानी विश्व के अपन लिख सकते हैं विश्व की सर्वोच्च चोटियां, विश्व की सर्वोच्च चोटियां, विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी हिमालय, विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी हिमालय, विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी हिमालय। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि विश्व के अंदर जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो इसी हिमालय में है, और इसी हिमालय में है, इसका मतलब कौन से हिमालय में? तो अपन कहेंगे माउंट एवरेस्ट। कौन से में है? माउंट एवरेस्ट। तो ये महान हिमालय। और महान हिमालय में सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी चोटी की? माउंट एवरेस्ट। अब आपसे प्रश्न क्या बनेगा माउंट एवरेस्ट की? माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा भी कहते हैं, चोमोलुंगमा। प्रश्न बनेगा माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को ही क्या कहा जाता है? तो अपन कहेंगे माउंट एवरेस्ट को ही चोमोलुंगमा कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है। ये किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का। माउंट जो एवरेस्ट है इसी को गौरी शंकर भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? गौरी शंकर पर्वत की। प्रश्न बनेगा माउंट एवरेस्ट को ही क्या कहा जाता है? गौरी शंकर पर्वत कहा जाता है। इसी पर्वत को सागर माथा भी कहते हैं, इसी पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सागर माथा। चोमोलुंगमा, गौरी शंकर, सागर माथा, इसी का। अगली बात आएगी, इससे क्या प्रश्न बन सकता है? ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत है, ये क्या है? ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत है, तो याद रखना यह है विश्व की सर्वोच्च चोटी। विश्व की कैसी चोटी है? सर्वोच्च। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अपन ने एक चोटी और भी पढ़ी थी पीछे, केटू या गोल्डन ऑस्ट्रेल, वो हिमालय में तो है लेकिन वो ट्रांस हिमालय में है, और ये कौन से हिमालय में है? ये महान में। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी। अब फिर आपके मन में प्रश्न बनेगा कि माउंट एवरेस्ट की स्थिति भारत में है या फिर नेपाल में है? तो साथियों मैं बताऊं माउंट एवरेस्ट की जो स्थिति है वो कहां पर है? माउंट एवरेस्ट की स्थिति ये नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट की स्थिति है कहां? नेपाल। फिर आपके मन में प्रश्न बनेगा कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो साथियों मैं आपको बताऊं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ये 8848 मीटर। क्या पढ़ते थे पहले? बिल्कुल पढ़ते थे, और है भी। लेकिन वर्तमान में इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो इसकी हाइट है कितनी? तो मैं आपको बता दूं 8848.86 मीटर। यानी इसकी हाइट कितनी है? 8848 पॉइंट में कितना मीटर? 86। इसकी हाइट की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की। और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो मैंने पॉइंट 86 जुड़ा है, ये भी हाल ही में जुड़ा है। तो याद रखना 8848.86 मीटर मतलब हिमालय अभी भी बन रहा है। ये किस चीज की पुष्टि कर रहा है? कि हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है, हिमालय अभी भी बन रहा है, हिमालय अभी भी बन रहा है। ये इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि हिमालय का निर्माण जो है ना, ये निर्माण ऐसा नहीं कि होके रुक गया, हिमालय का निर्माण तो अभी जारी है और अभी भी हिमालय बन रहा है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को कहते हैं क्या? आप नोट कीजिएगा, माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, इसे गौरी शंकर कहते हैं, इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। चीजों लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे पर्वतों की रानी भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी भी कहते हैं। इसी में नोट करते हुए चलिएगा। और आप यहां नोट ये भी कर सकते हैं, इसकी उपस्थिति का पता किसने दिया था? माउंट एवरेस्ट महोदय के समय राधाकृष्णन ने। यानी इसकी जो उपस्थिति है इसका पता किसने लगाया था? माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट का नाम है, एवरेस्ट नाम का बंदा था, माउंट तो फिर छोटी होती है। तो यहां लिख सकते हैं इस पर्वतों की जो रानी जिसे कहते हैं एवरेस्ट के समय, एवरेस्ट और एवरेस्ट के समय एक भारत का बंदा था जिसका नाम था राधाकृष्णन। इन दोनों ने इसकी उपस्थिति का क्या किया था? पता लगाया था। अब प्रश्न बन सकता है अपना, इसकी उपस्थिति का पता लगाया इन्होंने, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब प्रश्न यूं बनेगा कि और यहां पर कौन कौन सी चोटियां आती हैं? तो जरा ध्यान दें, हिमालय के अंदर बहुत सारी चोटियां आएंगी और इन चोटियों में अपन एक एक चोटी की बात करते हुए चलते हैं। एक बार के लिए आप इसको लिख लीजिए। अब साथियों देखिएगा, इसके बाद अपन बात करते हैं कि हिमालय वाले भाग में कौन कौन सी चोटियां आ जाती हैं। तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट आ गई महान हिमालय में। अब विश्व की दूसरी ऊंची चोटी तो केटू है, केटू या फिर गोल्डन ऑस्ट्रेल, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद में महान हिमालय में कौन सी आती है? तो कंचनजंगा दूसरी ऊंची चोटी आती है। तो महान हिमालय की जो चोटियां हैं, इन चोटियों का अपन क्रम है वो क्रम एक बार के लिए नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिखा कौन सी चोटी आती है? माउंट एवरेस्ट आती है। सबसे पहले कौन सी चोटी? माउंट एवरेस्ट आती है। माउंट एवरेस्ट के बाद में इसी हिमालय में नंबर 2 पे जो चोटी आती है वो कौन सी आती है? कंचनजंगा आती है। कंचनजंगा के बाद इसी हिमालय के अंदर अपन तीसरी चोटी की बात करते हैं तो मकालू आती है। अब मकालू पहले लिख दो, धौलागिरी बाद में लिख दो, और मकालू धौलागिरी, और ध्यान देना देखना क्या सिस्टम बनता है? मसालू, मकालू मसालू, मकालू पहले आ गया, धौलागिरी बाद में आ गया, मसालू बाद में आ गया, मकालू धौलागिरी मसालू, ये सर्वोच्च चोटियों का क्रम है। इसके बाद में क्या बन सकता है? इसके बाद में बन सकता है आपका नगा पर्वत आ जाएगा। कौन सा पर्वत आ जाएगा? नगा पर्वत आ जाएगा। नगा पर्वत के बाद कौन सा पर्वत आ सकता है? अन्नपूर्णा। नगा पर्वत के बाद कौन सा पर्वत आ जाएगा? अन्नपूर्णा आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन
ऊंचाई कितनी कितनी, तो पहले तो इनका क्रम याद करो। देखो क्रम याद करवाता हूं, बड़े बिल्कुल सामान्य सामान्य चीजों से अपन करते हुए चलेंगे। देखो माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानते हैं, इसको सबसे ऊंची चोटी, इसके बाद में कंचनजंगा, ठीक बात है, इसके बाद में मकालू, ठीक बात है, इसके बाद में धौलागिरी, मसालू, नगा पर्वत। जरा गौर करना मेरी बात पर, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ये सर्वोच्च होगी, कंचनजंगा दूसरे नंबर पे आ गई। ये विश्व की ऊंची चोटी नहीं बता रहा मैं, महान हिमालय। विश्व की दूसरी आती तो कौन सी आ जाएगी, तो आपका उत्तर आएगा विश्व की दूसरी आती तो केटू या गुडविन ऑस्टिन, जो ट्रांस हिमालय में है। तो छोटी चीजें यहाँ। अब बात करते हैं मकालू। अब मकालू ऊपर है, मसालू नीचे है और बीच में धौलागिरी आ गया। मकालू के नीचे मसालू है, बीच में धौलागिरी। नगा के नीचे नंदा है, बीच में अन्नपूर्णा। नगा के नीचे नंदा है और बीच में अन्नपूर्णा। बोलो, नगा के नीचे नंदा है और बीच में कौन है, अन्नपूर्णा है। बस इतनी तो बात याद रखनी है। अब अपन नंदा पर्वत से चलते हैं और आपको मैं बता दूं, नंदा पर्वत की है 78-17 मीटर। नंदा पर्वत की कितनी है, 78-17। अब आपको क्या करना है, 78 को इधर ले लेना है, 78 को इधर ले लेना है, यानी अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है ये 78, इधर कर दो 80, 78 इधर कर दो 80, यानी 8078 मीटर। इसकी कितनी है, 7817 मीटर। इसके बाद फिर आप ऊपर चलते आगे तो अपने पास आएगा, इसमें कर दो 81-26। अब 26 गुना तो 52 होते हैं, लेकिन अपने गणित में 54 होते हैं। इसकी कर दो आपका, इसकी कर दो आपका, इसकी मसालू जो पर्वत चोटी आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 81-54 आ जाएगी। और बात करते हैं धौलागिरी की, तो इसकी 81-72 कर दो। कितनी कर दो, 81-72 कर दो। ये आ गया मीटर, ये आ गया मीटर और ये आ गया मीटर। और बात करते हैं अपने किसकी, मकालू की। तो मकालू की आपको करनी है कितनी, मकालू की करनी है 84-81। मकालू की कितनी करनी है, 84-81 मीटर। और बात करते हैं अपने कंचनजंगा की, तो 8598 मीटर। बात करते हैं अपन किसकी, माउंट एवरेस्ट की, तो 8848 मीटर। ये किसकी सर्वोच्च आ गई, माउंट एवरेस्ट की आ गई। अच्छा गौर करना, इसके अलावा भी चोटियां तो हैं, बिल्कुल हर किसी ने मना किया है, लेकिन कम से कम इतनी तो आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका आपको मैंने बताया, कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल इतना याद रखना है, इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। बताओ कितना कितना, एक बार मैं रिपीट करवाता हूं आपको, एक बार इसको भूल जाइएगा। आपको ये नीचे नीचे कहां से चलना है, नीचे नीचे आपको 78-17 से चलना है, 78-17 नंदा तक पहुंचे, तीन तीन के क्रम में याद रखो। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा याद होगी। अब आपको करना मकालू, मसालू, मकालू, मसालू, मकालू और मसालू, बीच में धौलागिरी। ऊंचाई के आधार पर क्रम देना, बीच में धौलागिरी, फिर नंगा और नंदा, नंगा और नंदा, बीच में मसालू, अन्नपूर्णा। अब बात करते हैं कि क्रम 78-17 मीटर कर दिया जी। अब क्या करना, 78 को उधर ले जाओ, यानी 80-78 मीटर। कितने मीटर, 80-78। अब इसकी भी 81 है, इसकी भी 81 है, इसकी भी 81। अब यहां कर दो कितना, 26, 26 दूनी 52 होते हैं, अपने कर दो 54 और 26 दिया जितने भी होता है 78 अपने कर दो 72। तो ये हो गया। और इसके बाद में इसका 84-81 आ गया और इसका 8598 मीटर आ गया और इसका आ गया 8848 मीटर। अब बात ये आती है कि ये कौन कौन से देश में, सीधा सा क्वेश्चन आपसे देशों का पूछ लिया जाए, ये कौन कौन से देश में है, तो अपना उत्तर बनेगा माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो अपन कहेंगे नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में। बात करते हैं कंचनजंगा कहां पर है, कंचनजंगा सिक्किम में है। और सिक्किम कहां है साथियों, भारत में। इसके बाद में मकालू की बात करते हैं, तो ये नेपाल के अंदर आएगी। मकालू भी नेपाल में है, धौलागिरी भी कहां पर है, नेपाल में। ये धौलागिरी है, धौलाधर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये धौलागिरी है, धौलाधर नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं मसालू की, तो मसालू भी कहां पर है, मसालू भी नेपाल में है। इसके बाद नगा पर्वत की बात करते हैं, तो ये आपका भारत के अंदर आ जाता है। अन्नपूर्णा कहां पर है, नेपाल के अंदर आ जाता है। और इसके बाद अपन लास्ट में नंदा पर्वत की बात करते हैं, तो ये भी भारत के उत्तराखंड में आ जाता है। अब साथियों सिक्किम के अंदर कौन सी, कंचनजंगा। तो संपूर्ण रूप से या अपन कहें कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा सिक्किम। यानी आप यहां लिख सकते हैं संपूर्ण रूप से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, संपूर्ण रूप से आ रहा है क्या भैया, कट तो नहीं रहा, कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। संपूर्ण रूप से इधर किसका देते हैं, अब आ बिल्कुल, संपूर्ण रूप से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है, तो अपना उत्तर बनेगा संपूर्ण रूप से भारत में स्थित सर्वोच्च जो चोटी है वो आपका जाती कौन सी, सिक्किम के अंदर। कौन सी चोटी है, कंचन। तो यहाँ पर चोटियों का क्रम याद रखना है, पर ऊंचाई के अनुसार फिर अपन और भी बात करेंगे। चोटियां और भी आती है इसके अंदर, नामचा परवा भी आती है, कामेट भी आती है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, बहुत सारी चोटियां आएंगी, लेकिन एक बार इतनी चोटियां याद कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मसालू, नगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा पर्वत। और कौन कौन सी चोटियां जैसे मैंने बताया, नामचा परवा है, ये भी यहीं की चोटी है। इसके अलावा कौन सी है, कामेट यहाँ की, ये भी यहीं की चोटी है, ठीक है। इसके अलावा बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, ये चोटियां भी महान हिमालय की चोटियां, लेकिन इन चोटियों को आपको याद करना ही करना, फटाफट से एक बार लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अन्य चोटियों में कौन कौन सी चोटियां, अन्य चोटियों की बात करते हैं इसी हिमालय के अंदर। तो अन्य चोटियों की बात करें, अन्य चोटियों में नामचा परवा भारत में है, कामेट भारत में, के अलावा बात कर सकते हैं त्रिशूल, केदारनाथ, इसके अलावा बात कर सकते हैं त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है आदि, ये अन्य चोटियां हैं। इसके बाद में याद रखना है, इस वाले हिमालय के अंदर चोटियों के साथ साथ इन चोटियों का पूर्व से पश्चिम क्रम याद रखना है। जैसे मान लेते हैं अपन, यहाँ पर मैं यूं कह दूं कि ये भारत का मानचित्र बना लेते हैं अपन, जैसे कि मैंने कहा ये अपन भारत का क्या करते हैं, मानचित्र बना लेते हैं। ये आ गया अपने पास इसमें वाला भाग। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने को चोटियां हैं ये लिखनी है, और चोटियों में अपने को क्रम ध्यान रखना है पूर्व से पश्चिम की ओर। सबसे पहले इधर बात करते हैं अपन, तो एक चोटी आती है जिसका नाम क्या आता है, जिसका नाम आता है नामचा परवा। प्रश्न बना कि नामचा परवा नाम की जो चोटी है ये कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है, समूह अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्र में। इसके बाद आती है यहाँ पर चोटी, ये वाली चोटी कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं ये वाली चोटी है कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा, ये वाली चोटी है, ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में फिर आगे चलते हैं, तो माउंट एवरेस्ट तो अपन जानते हैं, माउंट एवरेस्ट के इधर कौन सी है, मकालू, माउंट एवरेस्ट के इधर कौन सी है, मसालू। तो याद रखना है ये वाली जो चोटी आ जाएगी, पहले अपन लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे थोड़ा इस प्रकार से लिखें कि आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ पे लिख देते हैं, पहले आएगी मकालू, कौन सी आएगी, मकालू। मकालू के बाद में कौन सी आएगी, माउंट एवरेस्ट, मकालू के बाद में माउंट एवरेस्ट आएगी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसके बाद में फिर चलते हैं, तो कौन सी चोटी आएगी, मसालू। मकालू के बाद में माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद में कौन सी आ जाएगी, तो अपना उत्तर आएगा मसालू। पहले यहाँ पर कौन सी है, नामचा परवा, नामचा परवा के बाद में आपको याद रखना कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद में याद रखना मकालू, मकालू के बाद में याद रखना आपको माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद में मसालू, मसालू के बाद में आपको याद करना है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में आपको याद कर लेना है धौलागिरी, अन्नपूर्णा के बाद में आपको याद कर लेना है धौलागिरी, धौलागिरी कहां पर, नेपाल के अंदर ही। धौलागिरी के बाद में आपको याद कर लेना नंदा देवी, कौन सी देवी, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में आपको याद कर लेना कामेट, नंदा देवी के बाद में आपको याद कर लेना कामेट, और कामेट के बाद में लास्ट में आपको इधर याद कर लेना है नगा पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, नगा पर्वत। ये इन चोटियों का
पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा जा सकता है और ये आपके पेपर में आ भी सकता है। पहले इधर इधर नामचा पर्वत के बाद में कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद में मकालू है, फिर एवरेस्ट है, फिर मसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, कामेट है और नगा पर्वत है। कौन कौन सी चोटियां? मकालू, एवरेस्ट, मसालू, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट, नगा पर्वत। ये वाला क्रम था, ये हाइट के अकॉर्डिंग था, ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग था, और ये वाला जो आप क्रम देख पा रहे हैं, ये क्रम किसके अकॉर्डिंग है? ये क्रम आपका आता है किसके अकॉर्डिंग? तो अपना उत्तर आएगा पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व। तो पहले याद कीजिएगा नामचा पर्वत के जस्ट पास में कौन सा है? तो अपन कहेंगे इधर कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू पहले है, एवरेस्ट बाद में है, मसालू, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, फिर उसके बाद में चले तो अन्नपूर्णा, अन्न के साथ धौलागिरी, इसके बाद नंदा देवी, फिर आता है कामेट, और कामेट के बाद में आ जाता है आपका नगा पर्वत। कामेट के बाद कौन सा पर्वत है? नगा पर्वत आपका आ जाता है। तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। फिर अपन यहाँ ग्लेशियर कौन कौन से हैं इनकी भी बात करते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय में अपन ने पढ़ा एक ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर पढ़ा ट्रांस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में अपन ने जिस ग्लेशियर की बात की वो ग्लेशियर आपका था सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा वाल्टेरो भी था, स्पार भी था, साल्टेरो भी था, वो भी ग्लेशियर है, लेकिन वहां का प्रमुख ग्लेशियर कौन सा था? तो अपना उत्तर आएगा वहां का प्रमुख ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, तो एक बार इसको आप नोट कीजिएगा फटाफट, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर बातें आ जाती हैं। हाँ बस हिमनद और देखते हैं इसमें कौन कौन से अपन बात करें। चलिए आगे, इसी हिमालय में हिमनद कौन कौन से? इस हिमालय के अंदर हिमनद की बात करेंगे अपन, हिमनद कौन कौन से? हिमनदों में यमुनोत्री आ जाता है, यमुना निकलती है जहां से, हिमालय में गंगोत्री हिमनद आ जाता है, हिमालय में आपका तपोपथ हिमनद आ जाता है, हिमालय में पूराबारी हिमनद आ जाता है, हिमालय में मिलान हिमनद आ जाता है, और इसी हिमालय में डेमू आ जाता है। डेमू, डेमू कौन से हिमालय के हिस्से हैं? तो अपना उत्तर आएगा महान हिमालय के हिस्से। तो हमने किसकी चर्चा की? महान हिमालय की। महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय और शिवालिक, इनके अलग से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।